नमस्कार दोस्तों, सीटेट का क्वेश्चन पेपर सेट में लेकर के आ गया हूं आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि जो इसमें हिंदी का भाग होता है वो 30 मार्क्स का होता है और इसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ हिंदी की पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह पेपर सेट आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, बीच से मत जाइए। मैं हर दिन क्वेश्चन पेपर सेट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा और या व्याकरण का कोई ना कोई विषय पढ़ाऊंगा, तो हर दिन एक ना एक वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि मित्रों, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। तो स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य तरह की ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती। तो यह स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। क विकल्प सही होगा। वर्ण और अक्षर, वर्ण में यह पता नहीं है कि वह वर्ण स्वर है या व्यंजन है, अक्षर में भी पता नहीं है, तो इसलिए वर्ण और अक्षर भी नहीं आएगा। खाली और खाली क विकल्प सही होगा। ख है, दूसरा प्रश्न है, ख है। ख का मतलब क्या है? अघोष व्यंजन है यह, या अल्प प्राण है, या घोष व्यंजन है, या विवृत है? तो पहले ये जान लीजिए कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं। अघोष और सघोष व्यंजन जो होते हैं वो समझ लीजिए। अघोष का मतलब होता है जिनको बोलने के लिए स्वर तंत्र में किसी भी तरह का कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए स्वर तंत्र यानी वोकल कार्ड में कंपन होता है, उसमें कोई न कोई बदलाव होता है, तो उसको हम सघोष कहते हैं। अब सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो हिंदी व्यंजनों में जो 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों में से जो 5 वर्ग को के जो तीसरे, चौथे और 5वें अक्षर हैं, यानी कि जैसे क वर्ग अगर आपने ले लिया तो क का तीसरा अक्षर है ग, चौथा अक्षर है घ और 5वां अक्षर है अंग। इसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो है वह सघोष है और पहला और दूसरा अक्षर जो है वह अघोष है। तो ख जो है वो दूसरा अक्षर है, तो यह एक अघोष व्यंजन कहा जाएगा। इसे अल्प प्राण क्यों नहीं कहा जाएगा? अल्प प्राण क्या होता है वो भी समझ लीजिए। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां एक एक छोड़ करके करिए। हर एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग 5 है, तो 5 में से पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण है। इसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे क को बोल करके देख लीजिए, ग को बोल करके देख लीजिए और अंग को देख लीजिए, तो ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण यानी इनको बोलने में कम समय लगता है। हाँ, वोकल कार्ड किसमें हिलेगा किसमें नहीं हिलेगा वो मैंने अघोष और सघोष में आपको बता दिया कि पहले 2 अक्षर जो होते हैं वो जो है अघोष हैं, उनमें कोई कंपन वोकल कार्ड में नहीं होता। तीसरे, चौथे और 5वें में होता है, इसलिए उनको सघोष कहा जाता है। अगर हम समय के हिसाब से देखें और उच्चारण में जितना हमें समय लग रहा है उसके हिसाब से देखें, तो अल्प प्राण और महाप्राण का निर्धारण उसके हिसाब से होता है। अल्प प्राण जो होता है जिसमें कम समय लगता है, महाप्राण वह होता है जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन जो है सभी वर्ग का, यह अल्प प्राण कहा जाता है। दूसरा और जो चौथा है वह महाप्राण कहा जाता है, ये याद रख लीजिए। आगे आ जाइए। तो ख जो है वो अघोष है। ख क्या है? अघोष व्यंजन है, क्योंकि पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और 5वां यह सघोष होता है। तो क विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द जो है, स्त्रीत्व जातिवाचक नहीं है, क्योंकि इससे किसी जाति का बोध नहीं होता। हाँ, स्त्री से स्त्री जाति का बोध होता है, लेकिन स्त्रीत्व शब्द से स्त्री जाति का बोध नहीं होता, बल्कि स्त्रीत्व का मतलब होता है कि स्त्री का स्वरूप, स्त्री का रूप, ठीक है, स्त्री वाला भाव, तो वो स्त्रीत्व है। तो भाववाचक संज्ञा है यह, ठीक है। आगे आ जाइए। चौथा प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है,
बहुत कंफ्यूजन वाला शब्द है यह दही। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दही शब्द जो है वह पुल्लिंग है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आज से जान लीजिए कि दही शब्द जो है वह पुल्लिंग है। पांचवा प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। अब देख लीजिए, हे राम कह करके राम को संबोधित किया गया है। तो जब हे राम शब्द का प्रयोग हम किसी को संबोधित करने के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां संबोधन होगा, ग विकल्प सही होगा। छठवां प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा। तो बंदर का जब कूदा पेड़ से, तो पेड़ से उसका अलग होना पाया जा रहा है, और जिस कारक में उसका अलग होना पाया जाएगा, तो यहां लिखा गया है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है, कारक आपको ढूंढना है। यहां आप देख रहे हैं पेड़ से बंदर का अलग होना पाया जा रहा है, तो यह हो जाएगा मित्रों, कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क विकल्प जो है वो सही है। जब किसी चीज से किसी दूसरी चीज का अलग होना पाया जाता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति भी से होती है, करण कारक की भी विभक्ति से होती है, दोनों की विभक्ति से होती है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि करण कारक में किसी वस्तु या किसी चीज की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की सहायता से कोई कार्य किया जाए, और अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। सातवां प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है, शूरवीर कौन, अधिकांश और अधिक। देख लीजिए, शूरवीर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे, जाहिर सी बात है, उसके गुण की बात करेंगे, तो यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में वह विशेषण शब्द प्रयोग किया जाता है जो किसी चीज का या किसी व्यक्ति का गुण बताए, आकार प्रकार बताए, रंग रूप बताए, गंध बताए, इत्यादि चीजों का प्रयोग करने के, इत्यादि चीजों के सेंस में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। कौन शब्द जो है, क्या यह गुणवाचक विशेषण है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अधिकांश शब्द देख लीजिए, अधिकांश तो परिमाणवाचक हो जाएगा, अधिक जो है वह भी परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन शब्द का प्रयोग तो हम सर्वनाम के तौर पर करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के तौर पर करते हैं, तो पहला विकल्प जो है वो सही है। 8वां आ जाइए, वह खेल कर सो गया। अब जो ये सो गया है वह मुख्य क्रिया है, लेकिन उसके पहले लिखा गया है खेल कर, यानी उसने 2 क्रियाएं की, एक तो सोने की और दूसरा खेलने की। खेलने की क्रिया सोने की क्रिया से पहले हो रही है, तो वह खेल कर सो गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें अगर ध्यान देंगे तो खेल कर जो है, ठीक है, खेल कर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। और इसमें खेल कर शब्द को मुझे रेखांकित करना चाहिए था, तो खेल कर शब्द पर ध्यान देना है। यह कौन सी क्रिया का उदाहरण? यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, जहां मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया होती है वह पूर्वकालिक होती है। वह धीरे धीरे जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है। 9वां प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द को रेखांकित किया गया है। अब धीरे धीरे शब्द जो जाने की विशेषता बता रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन किस तरह से जा रहा है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जा रहा है क्रिया है, जाना क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे जा रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया जो है, धीरे धीरे जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित पद है, यह जो है वो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ग विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? यह परि और आवरण से मिलकर के बना है। ग विकल्प सही है, क्योंकि यहां यण संधि है। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई जो है वो य में बदल जाता है। यही कारण है कि परि जो में जो ई है, ई हट गया है, र आधा हो गया है, और वहां पर य आ गया है। य में आ लगा तो या हो गया, तो परि जो है वो पर्या हो गया, और वर्ण वैसे ही लग गया, पर्यावरण बन गया। ठीक है, यण यहां पे कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि। तो यण संधि में क्या होता है? यण संधि में ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, उ के बाद भिन्न स्वर आता है तो उ का व हो जाता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है। यही नियम है यण संधि का। तो इस आधार पर यहां पर यण संधि होगी, और पर्यावरण परि और आवरण के योग से बना है। ग विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि
ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो पूर्व पद मतलब पहला वाला पद और ना तो बाद वाला पद। अब आप जानते हैं कि समास में मिनिमम कितने शब्द होते हैं। समास एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो या दो शब्द मिलकर के एक नवीन शब्द की उत्पत्ति करते हैं। इस पूरी क्रिया को हम समास कहते हैं। तो मिनिमम दो शब्द होने चाहिए। पहला शब्द पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा पद या दूसरा शब्द जो मिलता है उसको उत्तर पद कहते हैं। अगर दोनों शब्दों में किसी की भी प्रधानता ना हो, किसी को भी मुख्य न मान करके बात कही जा रही हो, तो ऐसे समय पर वह कौन सा समास होगा? तो जिस समास में ना तो पूर्व पद यानी पहला पद और ना तो उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, बल्कि कोई दोनों मिलकर के कोई अन्य पद की तरफ इशारा करता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, घ विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। सुख दुख, सुख और दुख, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, उस योजक चिन्ह को हटा करके हम और संयोजक अव्यय का प्रयोग करेंगे, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि प्रति शब्द जो है वह अव्यय है और इस अव्यय के लग जाने से पूरा प्रति जो है वह एक तरह से उपसर्ग का काम करता है। ठीक है, और प्रति जो है अव्यय का काम भी कर रहा है, क्योंकि अविकारी है, नॉन चेंजेबल है। और प्रतिदिन के साथ जब मिल गया तो प्रतिदिन पूरा का पूरा शब्द ही, पूरा का पूरा नया सामासिक शब्द जो बना है यह पूरा का पूरा अव्यय बन गया है, अविकारी शब्द बन गया है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। नील कमल जो है वह कहीं ना कहीं क्या है, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि कमल कैसा है, वो नीला है। लेकिन कष्ट साध्य, देखिए जो चीज कष्ट से साध्य होती है उसको हम कष्ट साध्य कहते हैं। यह क्या है, यह कर्ण कारक कर्ण तत्पुरुष समास है। यहां पर कर्ण कारक की विभक्ति आएगी जब आप इसका विग्रह करेंगे, कष्ट से साध्य। ठीक है मित्रों, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या है, कष्ट साध्य तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में भी प्रकार है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष ये और न्य तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। जिस कारक की विभक्ति होती है उस कारक के हिसाब से तत्पुरुष समास का नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कर्ण अब यहाँ पे प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कष्ट साध्य जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ग विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न है, मानव शब्द में प्रत्यय है। मानव शब्द बड़ा अजीब सा लगता है। अगर मानव शब्द आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मित्रों कि यार मानव में कोई प्रत्यय हो सकता है क्या, लेकिन है प्रत्यय। अगर गौर से आप देखें तो घबराइए मत, प्रश्नों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा काम रहिए, थोड़ा समझिए कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। और जब इस बात पर आप जोर देंगे तो आपको अपने आप आसानी से हिंदी समझ में आने लगेगी। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे कि आपको सीटेट में हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं, और इसके साथ साथ जो उसमें बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी पूछी जाती है, उसकी भी गारंटी मैं लेता हूं। ये जो दो पेपर रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे, इनको मैं आसानी से करा दूंगा आपका। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रतिदिन जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो 5 से 8 बजे के बीच में जरूर मिलेगी। एक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की भी मिलेगी और दूसरा मिलेगी हिंदी शिक्षा शास्त्र और क्या, हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र, यानी हिंदी पेडागोजी और हिंदी लैंग्वेज या जो कहते हैं भाषा, वो उस पर भी मिलेगी। तो 2 वीडियो ये आपकी डेली मिला करेगी, ये मेरी गारंटी है। आप रोज जुड़ा रहिए चैनल से, रोज जुड़े रहिए। मानव शब्द में प्रत्यय है। मानव शब्द में आप मान में अव लगा है, मान में अव लगा है, मानव बना है, तो अव जो है वह प्रत्यय का काम कर रहा है मानव में, तो ग विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न है, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि उपसर्ग, अ अन अति अधि अनु अप अभि अव परा परि प्र वि सु सम, ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। अधि जो है एक उपसर्ग है और इससे बना हुआ शब्द नहीं है, तो कौन सा, अध्यापन, अधि लगा है, अधि जमा आपन अध्यापन होता है। अध्यावसाय में है अधि, अध्यादेश, अधि जमा आदेश बराबर अध्यादेश होता है, तो इन सब में है अधि। लेकिन अधीर में देख लीजिए, अधीर क्या है, में अ उपसर्ग है, धीर में अ लगा है, अधीर हुआ है। समझ रहे हैं, अधि नहीं है, अ है खाली। तो अधीर जो है वह ऐसा शब्द है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा है बल्कि अ उपसर्ग लगा है, ग विकल्प सही होगा। 15वां, थोड़ा समझा रहा हूं, आप समझिएगा, मजा लीजिए। और अगर आपको क्रैक करना है ये सीटेट का एग्जाम, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेंगे आप। अब मैं जानता हूं, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, भगवान तो ऊपर वाला है, ये आप मेहनत करेंगे तो उसका फल वो देता ही है। चित्रक शब्द का तद्भव रूप है। चित्रक शब्द का तद्भव रूप क्या है?
तद्भव। चित्रक शब्द तत्सम शब्द है। देखिए चित्रक का अगर अर्थ निकालेंगे तो चित्रक का मतलब चीता भी होता है और चित्रक का मतलब चित्रकार भी होता है। जो चित्र को करता है वो चित्रक है, यानी चित्रकार है। लेकिन अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, चित्र शब्द का तद्भव रूप। तद्भव मतलब जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ, तद्भव, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न हुआ, तत्सम मतलब उसके समान, तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान है उसे तत्सम कहा जाता है, यानी संस्कृत से लिए गए हैं, और जो उनमें परिवर्तन ला करके हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव है, यानी उससे बदल करके पैदा किए गए नए शब्द। तो तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। चित्रक शब्द का तद्भव रूप क्या है? चित्रक शब्द का तद्भव रूप है चीता। ठीक है, चित्रकार नहीं होगा। अर्थ अगर पूछा जाए तब चित्रकार और चीता दोनों हो जाएगा। आगे आ जाइए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र जब समझ लीजिए, मृग जमा इंद्र बराबर मृगेंद्र। तो जो मृग के लिए भी इंद्र का काम करता है वो मृगेंद्र है। अब कौन होता है ऐसा? सिंह होता है, शेर को हम मृगेंद्र कहते हैं। और शेर का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, शार्दुल। ठीक है, क्या होगा? शार्दुल। शार्दुल शब्द क्या हो जाएगा? यह मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। हिरन होगा नहीं, क्योंकि मृग नहीं कहा जा रहा है, मृगेंद्र कहा जा रहा है, गौर करिएगा। कुरंग नहीं होगा। आगे आ जाइए, 17वां प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द है। अब देख लीजिए यथार्थ शब्द का मतलब क्या होता है। यथार्थ का मतलब निकाल करके उसका विलोम मत बनाइएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अर्थ समझते हैं और अर्थ का विलोम निकाल देते हैं। नहीं, शब्द का विलोम निकालना है। यथार्थ शब्द, यथार्थ का मतलब होता है जो चीज वास्तविक हो, ठीक है, रियल हो, वो यथार्थ है। ठीक है, अब यथार्थ का मतलब है रियल, लेकिन यथार्थ का मतलब अगर वास्तविक निकालेंगे तो इसका विलोम अवास्तविक हो जाएगा। लेकिन वास्तविक शब्द नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि वास्तविक का विलोम क्या होगा। पूछा जा रहा है यथार्थ का विलोम क्या होगा। यथार्थ का होगा कल्पित। यथार्थ का मतलब जो वास्तविक, जो रियल में है, और जो चीज कल्पना वाला है उसका विलोम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पित, यानी जो चीज कल्पना की गई है, जो रियलिटी नहीं है, जो कल्पित है। ठीक है, अयथार्थ नहीं होता, ध्यान दीजिए। ये सुंदर असुंदर नहीं है, हर जगह उपसर्ग लगा करके विलोम नहीं बनाया जाता। जरठ और जठर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी रूप एक है लेकिन अर्थ अलग है। ऐसे शब्द भी बहुत मिलते हैं। ठीक है, या समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कह सकते हैं। तो जरठ और जठर रूप जैसा एक जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ दोनों का डिफरेंट है। जरठ का मतलब होता है मित्रों बूढ़ा, जरठ विशेषण शब्द है। और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा जो है वह संज्ञा शब्द है। ठीक है, जरा, जरा। ठीक है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरठ का मतलब होता है बूढ़ा। तो पहला शब्द बूढ़ा कहां आया? ग और घ दोनों में आया। अब दूसरा देख लीजिए, जठर। जठर का मतलब होता है पेट, आंतरिक जो पेट होता है उसको जठर कहते हैं। इसी से बना है जठराग्नि। जठराग्नि यानी पेट की अग्नि। ठीक है, जठराग्नि कही जाती है उसे। तो यहां ग में देख लीजिए, पहला शब्द तो बूढ़ा लिखा है, वो तो सही है, लेकिन दूसरा संलग्न लिख दिया गया है, वो गलत हो गया। तो युग्म मतलब जोड़ा के हिसाब से देखें, यहां लिखा है जरठ और जठर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है। तो कौन सा ऐसा अर्थ युग्म है जो कि जरठ और जठर युग्म का सही अर्थ युग्म है? तो सही जोड़ा ढूंढना है अर्थ वाला। अब एक तो सही दिख रहा है ग में, लेकिन दूसरा गलत दिख रहा है। घ वाले में दोनों सही दिख रहा है, तो घ विकल्प पूरी तरह से सही होगा। 19वां प्रश्न, सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब देखिए, दावाग्नि जो होती है वो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, दावा नल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अनल हुतासन पावक लघु चेत शाम, यह अग्नि की पर्यायवाची शब्द है। अब अनल जो होता है, अनल का मतलब होता है आग। अनल, अनिल नहीं, अनिल का मतलब अर्थ अलग हो जाएगा। अनल, अनल हुतासन पावक लघु चेत शाम, अनल। अब उसमें दावा और नल लगा दिया, दावा जमा अनल। ठीक है, दावा नल हो गया। तो दावा नल का मतलब भी होता है जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि का मतलब भी होता है जंगल में लगने वाली आग। जठराग्नि अभी अभी मैंने बताया कि पेट में की जो आग होती है वो जठराग्नि है। ठीक है, वनाग्नि वन की अग्नि कह सकते हैं।
लेकिन बाड़वाग्नि जो होती है वह होती है सागर यानी समुद्र की आग। समुद्र की भी आग होती है भाई। तो ग विकल्प सही होगा। 20वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य पहचानिए। उत्तर देने का यह ढंग सही नहीं है। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। उसे गर्व है, क्या गर्व है, क्या के उत्तर में, कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। तो जब दो उपवाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाया जाता है और एक वाक्य दूसरे उपवाक्य, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के लिए संज्ञा का कार्य करता है, तो वहां पर संज्ञा का काम करे या विशेषण का काम करे या क्रिया विशेषण का काम करे, तो यह क्या हो जाते हैं, यह सब मिश्र वाक्य के उदाहरण है या मिश्रित वाक्य के उदाहरण है। तो यह मिश्रित वाक्य हो गया, पहला वाला सरल वाक्य हो गया। तीसरा देख लीजिए, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। अब देख लीजिए, दवा लो, इसको अलग कर लीजिए और के बाद आने वाला शब्द, और के बाद आने वाले जो इतना पार्ट है, जितना हिस्सा है, उसको अलग कर लीजिए। बुखार कम हो जाएगा। इन दोनों पार्टों का और को हटा दीजिए, दोनों पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए वाक्य में, दोनों का अपना अर्थ है, स्वतंत्र अर्थ है। तो जब कोई वाक्य ऐसे उपवाक्यों से मिलकर के बना हो जो स्वतंत्र अर्थ रखते हों और उनको जोड़ने के लिए किसी संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाए, तो वह संयुक्त वाक्य होता है। कंपाउंड सेंटेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। यह हो जाएगा। तो ग विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी तो सवाल ही नहीं है। आगे आ जाइए, 21वां प्रश्न। 30 प्रश्न की श्रृंखला लेकर के आया हूं। चैनल को अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, मेरा अनुरोध है, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। 4-4 घंटे लगते हैं टाइप वाइप करना और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, फिर उसको अपलोड करना, एडिट करना, बहुत नखरे होते हैं और सब झेलना पड़ता है। और ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐप वैप नहीं मैंने बनाया है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इतना रुपया लगाएंगे तो आप उसके मेंबर बन जाएंगे, वो सब मेरा काम नहीं है। तो फ्री सेवा है, तो आपका भी फ्री सेवा है कि आप यार सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, थोड़ा इतना तो कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट लिख लीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है। आगे आ जाइए, 21वां प्रश्न। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह वो डॉट होता है, जैसे डॉक्टर लिखने के बाद आप डा लिख करके बिंदु लगा देते हैं एक दाहिने साइड में, दाहिने तरफ, ठीक है। पंडित लिखना हो तो प के बाद जो बिंदु लगता है, ठीक है। तो किसी शब्द का संक्षेपीकरण करने के लिए यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए ख विकल्प जो है वो सही होगा। अभिवादन के लिए नहीं, त्रुटि सुधार के लिए नहीं। त्रुटि सुधार के लिए लाघव चिन्ह नहीं होता, वो हंस पद होता है, वो अलग होता है, उल्टा वाई की तरह से दिखता है अंग्रेजी के। उसमें जब कोई पंक्ति में कोई चीज छूट जाती है, कोई शब्द छूट जाता है, तो हम तो अक्सर उल्टा भी लिखते हैं लोग, लेकिन उल्टा वाई की तरह से होता है वो। आगे आ जाइए, 22वां प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? इच्छा होती है, ठीक है। ये शब्द जो क्ष लिखा गया है ना, संयुक्त अक्षर क्षत्रिय वाला, ये गलत है। आह्वान ह आधा होता है, वो आधा हो गया है, गलत हो गया वो भी। श्रृंगार में जो श्र लिखा गया, उसमें जो नीचे से र मिलाया गया है, ये गौर कर रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। ये नीचे से जो मिलाया गया है वही गलत है। श्र में जब री लगती है, श्रृंगार में, श्र में खास करके जब री लगाई जाती है तो वो र नहीं लगाया जाता। अब वहां री लगाया गया है और इसके बाद र भी लगाया गया, तो श्रृंगार शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई। प्रत्युष का मतलब होता है सूर्य, और स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट है, तो घ विकल्प जो है वह सही है। अब वर्तनी का मतलब क्या होता है? प्रश्न कितने लोग समझ ही नहीं पाए होंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें स्पेलिंग यानी मात्राएं और अक्षरों का प्रयोग सही ढंग से किया गया है, ठीक है। स्पेलिंग, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना स्पेलिंग इस शब्द की क्या है, वैसे ही हिंदी में कहा जाता है इस शब्द की वर्तनी क्या है। आगे आ जाइए, 23वां प्रश्न। हाथ कंगन को आरसी का क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अक्सर आपने सुना होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो क्या है भैया? क है, गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं, ठीक है। धनी के लिए पैसों का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका वो है अर्थ है, ठीक है। यहां देखिए कौन सा विकल्प सबसे सही होगा। क विकल्प देख लीजिए। गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं होती। जो गुणवान होता है उसको दिखावे करने की जरूरत नहीं होती है, उसका ज्ञान एक न एक दिन लोग समझ ही जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, 24वां प्रश्न।
कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना, ठीक है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही दिखाई देता है, ये भी एक उदाहरण मुहावरा है। तो हरा ही हरा सूझना ये भी मुहावरा है। लेकिन पीला मुंह करना, लाल पीला होना ये तो उदाहरण है, ये मुहावरा है। लेकिन खाली पीला होना, लाल शब्द नहीं लगाया गया उसमें, खाली पीला मुंह करना लिखा गया है, तो यह मुहावरा नहीं है। ग विकल्प सही होगा। मुहावरा नहीं पूछा जा रहा है, मुहावरा है नहीं पूछा जा रहा है। आगे आ जाइए 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद है। सममात्रिक क्या कहा जाता है? देखिए छंदों में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, ज्यादातर 4 चरण वाले छंद होते हैं, उससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन 4 चरण वाले छंदों की बात ज्यादातर की जाती है। चरण 4 होते हैं। जिन छंदों में सभी चरणों में समान मात्राएं होती है उनको सममात्रिक कहा जाता है। मात्रिक छंद, ठीक है, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 तरह के छंद होते हैं। मात्रिक छंद में यानी मात्राओं वाले छंद में सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। वार्णिक छंद और मुक्तक छंद के प्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मात्रिक छंद में जो प्रकार होते हैं, आप मेरे छंद वाली वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बनाया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और लगभग 1 घंटे से बड़ी वीडियो है। उसमें बहुत सारे छंदों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, मेरी वीडियो में मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें जाकर के सर्च करेंगे तो आसानी से आपको छंद वीडियो मिल जाएगा। 3-4 वीडियो हैं, उसमें से आप देख लीजिए जिसमें किसमें मिलता है, मुझे इतना तो याद नहीं है। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद क्या है? सममात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बंधव गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, ये 2 चरण हो गए। उसके आगे के 2 चौपाइयां 4 चरण हो जाएंगे, ठीक है। तो चौपाई जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 1 चरण, जय कपीस त्यों लोक उजागर 2, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये हो गया पूरा चौपाई, ठीक है। तो 4 चरण होते हैं। आप खाली एक ही बोलते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, आप सोच लेते हैं ये चौपाई। ये चौपाई नहीं है, ये चौपाई का तो आधा हिस्सा है बस, केयरफुल रहिए। तो क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद चौपाई हो जाएगा, 16-16 मात्राएं होती हैं। भाषा सीखने में सहायक है क्या? परिवेश यानी आसपास का वातावरण, बिल्कुल सही है। परिवार भी भाषा सीखने में सहायता करता है, विद्यालय भी भाषा सीखने में सहायता करता है। जो तीनों करते हैं, यह विकल्प किसमें मिलता है? उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर के सभी, यानी घ विकल्प सही होगा। 27वां प्रश्न। सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। सुलेखा एक शिक्षिका है मान लीजिए, वह बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। तो यह है क्या है? यह किस तरह का सीखना है? अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, ग्रहण करना। क्रियात्मक अधिगम है यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, शाब्दिक अधिगम है, शब्दों के जरिए लर्निंग हो रही है, या विचारात्मक यानी सोच, जागृत सोच बढ़ा करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जा रही है, किसी कंडीशन को बताई जा रही है, जैसे प्रदूषण की समस्या पर चर्चा की जा रही है, बच्चे अपना विचार ग्रहण कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, तो वो विचारात्मक हो जाता है। इसमें वो चित्र दिखा रही है, यहाँ वो एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? शाब्दिक अधिगम का उदाहरण हो जाएगा। ख विकल्प जो है वो सही होगा दोस्तों। 28वां प्रश्न। व्याकरण को भाषा का शरीर कहा है। व्याकरण जो है वो भाषा का शरीर है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर स्वीट ने कहा है, डॉक्टर स्वीट ने कहा है। आगे आ जाइए 29वां प्रश्न। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह विचार किसकी देन है? ठीक है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। यह कथन किसका है, किसकी देन है? जरा आप भी सोचिएगा। यह कथन चॉम्स्की का है, यह आपको याद करना पड़ेगा। 28वां और 29वां दोनों प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। 30वां देख लीजिए। भाषा शिक्षण में बाधक है। कौन सी चीज भाषा शिक्षण में बाधक है? अध्यापक का आत्म केंद्रित ज्ञान, यानी खुद के ऊपर ही ज्यादा वो फोकस कर रहा है, अपने एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे रहा है, अपनी चीजों पर ध्यान दे रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं उनको वो सीखे कि नहीं सीखे, वेदर लर्निंग इज रीचिंग ओवर देयर और नॉट, मतलब उसका पढ़ाया जाना उन तक पहुंच रहा है या ना, टीचिंग इज रीचिंग और नॉट,
मतलब उसका अध्यापन कार्य बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। वो सिर्फ अपने एक्सप्लेन किया, बड़बड़ पूरी रामायण बोल दिया और क्लास से चला गया। तो अध्यापक का आत्म केंद्रित होना यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है वह भाषा शिक्षण में बाधक है, या अध्यापक का बाल केंद्रित होना, चाइल्ड सेंटर्ड होना, यानी चाइल्ड को ध्यान में रख करके, बच्चे को ध्यान में रख करके, स्टूडेंट को ध्यान में रख करके एजुकेशन देना, वह बाधक है, या अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना, वह कोई लर्निंग जो एक कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं शिक्षण के, उनसे वो अनभिज्ञ है, यह बाधक है, या क और ग दोनों विकल्प सही है। तो मित्रों यहां पर घ वाला सही होगा। क जो है, अगर अध्यापक आत्म केंद्रित है, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा है, मतलब कि आया कक्षा में कुछ भी पढ़ाया चला गया, बच्चे समझे नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं, उसने खूब बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें बता दी, खूब बड़े बड़े उदाहरण दे दिए, बड़ी सिद्धांतों की बात समझा दी, कोई सूत्र समझा रहे हैं, कोई फॉर्मूला समझा रहे हैं, वो सब कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रित हो जाएगा शिक्षक का। और तीसरी बात देख लीजिए, अगर अध्यापक बाल केंद्रित है, सेकंड वाला देखिए, तब तो बहुत अच्छा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना ही चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो भाषा शिक्षण में बाधक है। अगर कोई टीचर भाषा सिखाने जा रहा है और वो लगा तुलसीदास और सूरदास के बहुत बड़े बड़े पद बोलने, बच्चे पद का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं और शिक्षक अपना ज्ञान झाड़ते जा रहा है, पूरा पीरियड खत्म कर दिया, तो यह शिक्षक का आत्म केंद्रित बात हो जाएगी, वो शिक्षक यानी टीचर सेंटर्ड हो एजुकेशन हो जाएगा। तो पहला वाला भी बाधक है और तीसरा वाला देख लीजिए। अगर आज के जमाने में, कभी किसी जमाने में रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आया पढ़ा करके चला गया, कोई बात नहीं, तब वो जमाना था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। एजुकेशन पॉलिसीज, नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं और उसमें सारा बहुत कुछ सिस्टम बदल रहा है। तो अध्यापक शिक्षण विधियों से परिचित नहीं है कि हम किस तरह का शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन विधि यूज कर रहे हैं, डाल्टन मेथड यूज कर रहे हैं, या प्लेवे मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह का हम मेथड यूज कर रहे हैं, वाद विवाद करा रहे हैं, डिस्कशन मेथड यूज कर रहे हैं, तमाम सारे मेथड्स हैं, किस शिक्षण विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो शिक्षण विधि से अनभिज्ञ है तो कहीं ना कहीं उसके भाषा शिक्षण में बाधा वो डालेगा ही, वो एक दो मेथड जानेगा, उसी के हिसाब से पढ़ाएगा। तो पहला और तीसरा ये दोनों विकल्प सही हैं। तो यह जो दोनों की बात किसमें कही गई है, घ वाले में, तो घ पे टिक मार्क करेंगे। दोस्तों आज की इस क्वेश्चन पेपर सेट में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं मिलूंगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए और कमेंट लिखिए ना यार, खूब दिल के खोल करके लिखिए कैसा लगा वीडियो। कुछ अगर आलोचना आपको लग रही है तो वो करिए, बिना आलोचना के मैं सुधरूंगा कैसे, मुझे सुधार तो चाहिए ही ना। तो क्रिटिसाइज करिए, अगर कुछ सच्ची रियलिटी रहेगी उसमें मैं देखूंगा, परखूंगा, अगर वो कमियां हैं तो उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।